नक्श की बात सुनकर खजूर ब्रदर्स पूरी तरह से हिल गए थे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामने धारीवाल परिवार की बुराई करने की? खजूर अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहा था। नक्श, मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर तुम जीना चाहते हो तो हमें चुपचाप प्यार से वो पिल फॉर्मूला दे दो, वरना हमें तुम्हारे साथ कुछ अत्याचार करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अत्याचार? वो भी मेरे साथ? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं तुम्हें पिल फॉर्मूला भी नहीं देने वाला। बताओ तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? नक्श को खजूर की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा था। तुम सभी लोग बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हो, लेकिन तुमने किसी का कुत्ता बनकर जिंदगी जीने का फैसला किया है। ये बहुत ही शर्म की बात है। इस समय नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत सीरियस हो गए थे। एक चिड़िया ऐसे पेड़ को पसंद करती है जहां वो अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सके, लेकिन तुम लोग तो एक टूटे हुए पेड़ की मदद कर रहे हो। अपनी जिंदगी तो तुम लोग भूल ही चुके हो। मुझे लगता है कि तुम लोगों को अपना मास्टर बदलने की जरूरत है, उसके बाद ही तुम्हारी लाइफ में ताजगी आएगी, वरना इसी तरह पहाड़ों पर भटकते रहोगे। अगर मर गए तो कोई पूछने तक नहीं आएगा। खजूर और उसके भाइयों की तरफ आगे बढ़ते हुए नक्श ने धीमी आवाज में कहा। सच कहूं तो नक्श उन 5 भाइयों को अशोका सम्राट एम्पायर में रिक्रूट करना चाहता था। उन 5 के आने से एम्पायर की ताकत बढ़ना तय था। तुम हमें रिक्रूट करना चाहते हो? नक्श, लगता है तुम नींद से जागे नहीं हो। खजूर को नक्श का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। हालांकि नक्श ने जो कुछ भी कहा उससे खजूर सहमत था, लेकिन उसने धारीवाल परिवार का नमक खाया है, और ऐसे में वो धारीवाल परिवार को धोखा कैसे दे सकता है? पिल फॉर्मूला लेकर इसे जान से खत्म कर दो, उसके बाद हम धारीवाल परिवार जाकर रिपोर्ट करेंगे, खजूर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही खजूर के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही मुन्ना ने अपनी जेब से चाकू बाहर निकाल लिया था। मुन्ना के कदम तुरंत ही नक्श की तरफ बढ़े। हालांकि जैसे ही वो नक्श के सामने पहुंचा, वैसे ही उसे नक्श के शरीर से एक खतरनाक प्रेशर बाहर आता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले कि मुन्ना नक्श पर हमला करता, नक्श ने मुन्ना की छाती पर एक जोरदार लात से हमला किया। भले ही उसका शरीर कड़क था, लेकिन नक्श की लात को वो सहन नहीं कर पाया। वो एकाएक 4 मीटर दूर जाकर गिरा और उसके मुंह से खून भी निकल आया था। ये नजारा देखकर बाकी के 4 भाइयों के होश उड़ गए थे। क्या मुन्ना इतना कमजोर था कि वो नक्श के हमले को सहन नहीं कर पाया? सभी को पता है कि उन 5 भाइयों में सबसे ज्यादा ताकतवर खजूर है, और खजूर के बाद अगला नंबर मुन्ना का ही आता है। लेकिन नक्श की एक लात ने मुन्ना को जमीन पर धराशायी कर दिया था। तो अगर मुन्ना का ऐसा हाल है, तो पीछे बचे उन 3 भाइयों की ताकत तो मुन्ना से भी कम है। उनका क्या होगा? लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर तो खजूर है। तो क्या अब खजूर सीधा मैदान में उतरेगा, या फिर अभी और भी कोई दूसरा खेल होना बाकी है? गुस्सैल अंदाज में खजूर ने नक्श की ओर देखते हुए कहा। उसे अपनी आंखों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या हुआ? लगता है तुम लोग काफी सरप्राइज हो, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, और ठीक उसके बाद मुन्ना पर एक और लात से हमला किया। मुन्ना किसी फुटबॉल की तरह हवा में उछलता हुआ 2 पेड़ों से जा टकराया। नक्श के उस किक में भी बहुत ताकत थी। एकाएक वो दोनों पेड़ जमीन से बाहर निकल आए। नक्श की यह हरकत देखकर खजूर और उसके भाइयों में गुस्से का शोला जाग गया था। ऑफ कोर्स नक्श जो कुछ भी कर रहा था वो उनके लिए बहुत इंसल्टिंग था। अगर मेरे अंदर काबिलियत नहीं होती तो क्या मैं धारीवाल परिवार से पंगे लेने की कोशिश करता? नक्श के सवाल में ही जवाब छुपा था। लेकिन इस समय उन भाइयों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो किसी भी डिस्कशन के मूड में नहीं थे। तुमने हमारे भाई को मारा है, अब तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। ये बोलते हुए खजूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। एकाएक उसके शरीर से पावरफुल ऑरा बर्स्ट हुआ। क्या बात है, लंबे समय के बाद किसी असली खिलाड़ी के साथ लड़ने का मौका मिला है। लगता है बहुत मजा आने वाला है। खजूर का पावरफुल ऑरा महसूस करके नक्श को बहुत अच्छे से पता चल गया था कि उसके पास किस लेवल की ताकत है। लेकिन नक्श के चेहरे पर शिकन का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि नक्श तो उससे भिड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड नजर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगले ही पल नक्श और खजूर एक दूसरे पर टूट पड़े थे। जब उन दोनों के शरीर आपस में भिड़े तो फोर्स के साथ साथ कड़क आवाजें भी सुनाई दे रही थी। क्या हमें भाई की मदद करनी चाहिए? जब छोटे वाले भाई ने देखा कि नक्श और खजूर दोनों ही बहुत फियर्स अंदाज में लड़ रहे हैं, तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, अपनी सांस बचा कर रखो, हमारे वहां जाने से बड़े भैया के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तीसरे भाई ने बहुत समझदारी की बात की। तीसरे भाई की बात सुनकर छोटे वाले भाई का मुंह पूरी तरह से बंद हो गया था।
शांति से खड़े होकर बस वो नक्श और खजूर को लड़ता हुआ देख रहा था और उसके दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। इस तरह की लड़ाई उनके लिए बहुत रेयर भी थी और प्रेशियस भी। वो उस लड़ाई को देखकर बहुत कुछ सीख सकते थे जो उनके फ्यूचर कल्टीवेशन में बहुत काम आने वाला था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे नक्श और खजूर की लड़ाई कभी पेड़ के पास तो कभी पहाड़ों की चोटी पर पहुंच जाती। हालांकि जहां जहां भी वो लड़ रहे थे वहां के पेड़ धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गए थे और पहाड़ों के पत्थर का भी टूटना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दो डेविल आपस में भिड़े पड़े हों। खजूर जितने अटैक्स कर रहा था उतना ही ज्यादा शॉक्ड हो रहा था क्योंकि नक्श उसके सारे अटैक्स डॉज करता जा रहा था। खजूर के हिसाब से नक्श की एनर्जी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो उसके शरीर में एनर्जी की कोई नदी बह रही हो। अभी तक खजूर ने करीब 100 से भी ज्यादा अटैक्स कर डाले थे लेकिन उसे एक बार भी नक्श को छूने तक का मौका नहीं मिला था। नक्श का शरीर छोड़िए, खजूर ने नक्श के कपड़ों तक को नहीं छुआ था। खजूर की इरिटेशन बढ़ती जा रही थी और नक्श यही चाहता था क्योंकि अगर खजूर इरिटेट होगा तो वो जरूर नक्श को एक लूज मोमेंट देगा और उस लूज मोमेंट का फायदा उठाकर नक्श इस पूरे खेल को बदल सकता था। करीब 5 मिनट बाद नक्श को वो मौका मिल गया और उस मौके को पूरी तरह से भुनाते हुए नक्श ने खजूर की छाती पर एक जोरदार लात से हमला किया। यकीनन इस पूरी लड़ाई की कहानी 1 सेकंड में बदल गई। नक्श की लात का सामना करते हुए खजूर सीधा पहाड़ से जा टकराया और एकाएक उसके मुंह से खून निकलने लगा था। नक्श की लात में बहुत दम था। जिस पहाड़ के टुकड़े से खजूर जा टकराया वो 2 हिस्सों में बट गया था। ये देखकर खजूर के भाइयों की पतलून गीली हो गई थी। बड़े भैया, आप ठीक तो हैं? तीसरा भाई सबसे पहले भागते हुए खजूर के पास पहुंचा। आपको ज्यादा चोट नहीं लगी है ना? प्लीज हमें मत डराइए भैया। चौथे और 5वें भाई की आंखों में डर देखने को मिल रहा था। तीसरे भाई ने तुरंत ही खजूर को अपनी कमर पर उठाया और बिना कुछ बोले उसे सुरक्षित जगह पर ले जाने लगा। इस समय वो नक्श को ऐसे घूर रहा था जैसे मानो अपने भाई के लिए वो जान की आहुति देने के लिए तैयार हो। परेशान मत हो, तुम्हारा भाई नहीं मरेगा, ना ये और ना ही वो पहले वाला। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उसे ज्यादा इंजर्ड नहीं कर सकता, नक्श ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए कहा। नक्श की बात सुनकर उन तीनों भाइयों के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर मेरा मकसद तुम लोगों को मारना होता तो तुम लोग अभी तक जिंदा नहीं होते। मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। मैंने जो पहले कहा उस बारे में अच्छे से सोच विचार करो, नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। नक्श की बात सुनकर सभी भाई एक दूसरे को देखने लगे थे। कभी कभी हमारा दिल बहुत कुछ स्ट्रेंज महसूस करवाता है, राइट? अपूर्व धारीवाल उन भाइयों को कैसे ट्रीट करता था ये तो सिर्फ खजूर और उसके भाई ही जानते हैं। 1 मिनट, आप इन भाइयों के मस्त और चमकदार कपड़ों पर मत जाइए। ये कपड़े तो धारीवाल परिवार का प्रतीक है। सच्चाई तो ये है कि खजूर और उसके भाइयों की हालत धारीवाल परिवार में कुत्ते के बराबर है। उनकी कोई इज्जत नहीं है। फिर भले ही उन 5 भाइयों ने धारीवाल परिवार के लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन धारीवाल परिवार के लिए ये लोग सिर्फ कीड़े हैं। पैसा फेंक और तमाशा देख वाली बात है। ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने कभी दूसरे मास्टर के बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल सोचा, लेकिन उन्हें कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अभी जब नक्श के मुंह से वो सब सुना तो उनका दिल कावरा बावरा हो गया था। वो सब पूरी तरह से कंफ्यूज थे और अंदर ही अंदर सोच विचार कर रहे थे कि उन्हें किसका दामन पकड़ना चाहिए। दूसरी तरफ समुद्र किनारे उस आइलैंड पर जेम्स की बात सुनकर जोनाथन पोरवाल पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने छोटे भाई को क्या एक्सप्लेनेशन दे। भाई साहब, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है कि शार्दुल को कोई लड़की पसंद आई है। हमारा परिवार भी तो यही चाहता था कि शार्दुल की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मिशन को पूरा करने के बाद हम सबसे पहले शार्दुल की शादी करेंगे। आपको तो खुश होना चाहिए कि बेटे को कोई लड़की पसंद आई है। जेम्स, जो रियलिटी से बहुत दूर था, उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। जेम्स, वो लड़की सूरत शहर से है। कौन है, क्या करती है, किस परिवार से है, हमें कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट उस लड़की को भी शार्दुल के बारे में कुछ नहीं पता है। बस वो ही दीवाना बना घूम रहा है और उस लड़की के चक्कर में उसने हमारे मिशन में फेरबदल किया। आज उस लड़की के लिए मिशन की प्लानिंग बदल रहा है, कल को पूरा मिशन भी बदल सकता है या फिर अबॉर्ट भी कर सकता है। क्या तुम इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो? जैसे ही जोनाथन के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही जेम्स का चेहरा देखने लायक था। सूरत शहर सुनते ही उसे पूरी कहानी समझ आ गई थी और वो गहरे ख्यालों में कहीं खोता हुआ नजर आया। लंबे समय तक सोचने के बाद अचानक से जेम्स ने अपना सर हिलाते हुए कहा, भाई साहब, अगर ऐसी बात है तो आप खुद परिवार पर मुसीबत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं मुसीबत बढ़ाने का काम कर रहा हूँ?
जेम्स, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं परिवार के बारे में ही सोच रहा हूँ? एकाएक जोनाथन की आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई थी और वो अपनी जगह से भी खड़े हो गए थे, जैसे मानो जेम्स को कच्चा चबा जाएंगे। दूसरी तरफ सूरत शहर के मेहता परिवार में कपिल मेहता अभी अभी जिम करके घर लौटा था। इस समय वो किसी आलसी कुत्ते की तरह सोफे पर लेटा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक एक नौकर उसके पास आया और एक खबर देते हुए बोला, साहब, एक बहुत बड़ी खबर मिली है। इरफान भाई ने अपने सारे आदमियों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आने के लिए कहा है। लगता है वो कोई इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने वाला है। तो अब इरफान भाई कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं? वो भूल रहे हैं कि वो जिंदा इसलिए हैं क्योंकि उनके पास उनके गॉडफादर हैं। मुंह बनाते हुए कपिल मेहता ने कहा, बिल्कुल सही, आप एकदम सही कह रहे हैं मालिक। देखा जाए तो हमने अग्निहोत्री परिवार को ऑलमोस्ट हमारे रास्ते से हटा दिया है। किस्मत का दस्तूर देखिए कि इरफान भाई भी हॉस्पिटलाइज हो गए थे, लेकिन उनका गॉडफादर नक्श फिर से सूरत लौट आया है। धीमी आवाज में उस नौकर ने कहा, मिस्टर मेहता, मेरी माने तो हमें जल्द से जल्द फोर्सफुल अप्रोच लेनी होगी। हमें अग्निहोत्री परिवार की बाकी प्रॉपर्टीज को जल्द से जल्द हथियाना होगा, जिससे हम हमारी ताकत को और बढ़ा सकें। क्योंकि अब नक्श सूरत लौट आया है और इरफान भाई भी ठीक हो गए हैं, तो ये लोग मिलकर हमें डुबाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम इरफान भाई का ही आता है, और अगर हमारी ताकत बढ़ गई तो फिर पूरे सूरत में मेहता परिवार का राज होगा। फिर हमें किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक करते हुए मेहता परिवार के सभी सबऑर्डिनेट्स ने प्राउड अंदाज में अपनी बात सामने रखी। हालांकि कपिल मेहता की तरफ से कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। उसके मुंह से शब्द का एक दाना भी फूट कर बाहर नहीं आया था। क्या रिसेंटली भानुशाली ग्रुप की तरफ से कोई मूवमेंट देखने को मिली है? कपिल मेहता ने उन डॉक्यूमेंट्स को नीचे रखते हुए कहा। आखिर कपिल मेहता ने भानुशाली ग्रुप का नाम क्यों लिया? कपिल मेहता का मकसद अग्निहोत्री परिवार को पूरी तरह से मिटाना है। ऐसे में भानुशाली ग्रुप का नाम आना, ये सब क्या है? क्या कपिल को डर है कि अगर उसने अग्निहोत्री परिवार के साथ कुछ किया तो नक्श उसे छोड़ेगा नहीं? इरफान भाई ने सभी लोगों को इकट्ठा होने के लिए क्यों कहा? जेम्स ने जोनाथन से ऐसा क्यों कहा कि वो परिवार को मुसीबत में डाल रहा है? क्या जेम्स शार्दुल का साथ देता हुआ नजर आएगा? क्या फिर जेम्स जोनाथन को सही रास्ता दिखा रहा है? खजूर ब्रदर्स क्या फैसला लेंगे? क्या अपनी जिंदगी की परवाह करते हुए वो अशोका सम्राट एम्पायर में शामिल हो जाएंगे? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।